हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस पर जो है इस इस पर जो है इस चैनल पर जो है कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप रेगुलर क्लास करते हैं तो फिर उसे अदर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें किया था और बाकी इससे रिलेटेड जो है संस्था से रिलेटेड सारी प्रकार की अपडेट दी जाएगी। ठीक है, बाकी 10 जुलाई से डेमो स्टार्ट हो चुका है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, डेमो चल रहा है। ठीक है, आप आकर के विजिट कर सकते हैं और डेमो ले सकते हैं। ठीक है, एसएससी जेई को फोकस करके यहाँ पर सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, यदि आप एसएससी जेई को कवर कर लेते हैं तो बाकी के जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल जेई के एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो एक बार विजिट करें। ठीक है, हम लोगों ने इस पर ये बात किया था कि आरएसी शुरू किया था हम लोगों ने, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और इस आरएसी के लेक्चर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था बेल-कोलेमन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल या फिर रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल या फिर बेल-कोलेमन साइकिल के बारे में बात किया था और उसके सीओपी को टेम्परेचर के फॉर्म में निकाला था। तो आइए हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। कभी कभी इस टेम्परेचर को, इस फार्मूले को जो है प्रेशर के फॉर्म में पूछा जाता है। ये आया था, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि 1 से 2 आइसोबारिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और 4 से 1 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, और वही इसका क्या है, टीएस डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने सीओपी निकाला था, तो सीओपी ये आया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं इस चीज़ को। अब यही फार्मूला जो है टेम्परेचर के फॉर्म में ना पूछ करके कभी कभी जो है ये किस फॉर्म में पूछता है, तो कभी कभी जो है ये प्रेशर रेशियो के फॉर्म में पूछता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक रिलेशन पता होगा सबको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एडियाबैटिक रिलेशन होता है पी वी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी के पावर गामा बराबर क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ये होता है पी और बी में एडियाबैटिक रिलेशन। इसी तरीके से टी और बी में एडियाबैटिक रिलेशन क्या होता है, टी वी के पावर गामा -1 बराबर कॉन्स्टेंट। और इसी तरीके से P और T में यदि रिलेशन निकालना है तो देखिए P और T में अगर रिलेशन निकालना है तो यहाँ से यदि V को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो T और P में रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, PT, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर में है, हमको प्रेशर के फॉर्म में निकालना है तो P और T में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं PV के पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक, तो V को रिप्लेस करेंगे किसके फॉर्म में, T के फॉर्म में। V को T के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकाल लें और V की वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे रखते हैं, V की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे रख दें, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यह है T और इंटू V के पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो V के पावर गामा -1 बराबर कॉन्स्टेंट अपान T। तो ये हो जाएगा V बराबर C अपान T टू दी पावर 1 बाई गामा -1। अब इसकी वैल्यू जो है इसमें रख देंगे, तो PV के पावर यहाँ से इसमें रख देंगे, तो ये है P और इंटू V के पावर गामा है, तो V के पावर गामा यानी कि C अपान T टू दी पावर 1 अपान गामा -1 टू दी पावर गामा बराबर ये क्या है, कांस्टेंट। तो P इंटू ये हो जाएगा 1 अपान T टू दी पावर गामा अपान गामा -1। ठीक, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा C, और C टू दी पावर कितना हो जाएगा, C टू दी पावर हो जाएगा यहाँ पर गामा अपान C टू दी पावर गामा बाई गामा -1 बराबर C। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर P इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान T टू दी पावर गामा बाई
गामा माइनस वन बराबर, ये सी इधर आ जाएगा तो सी टू दी पावर हो जाएगा, सी टू दी पावर नीचे आएगा तो वन माइनस हो जाएगा, वन माइनस गामा अपान गामा माइनस वन, यानी कि गामा माइनस वन माइनस का गामा, ठीक, डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा P इंटू टी टू दी पावर P इंटू वन अपान टी टू दी पावर गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन बराबर, ये क्या हो जाएगा, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, सी टू दी पावर माइनस का वन अपान गामा माइनस वन, ठीक। सी टू दी पावर माइनस का वन अपान गामा माइनस वन, इसको इधर ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, टू दी पावर वन अपान में हो जाएगा, तो P टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा वन अपान, ठीक, ये जो है वन अपान में है ना, तो इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा, तो P टू दी पावर क्या हो जाएगा, P टू दी पावर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का गामा माइनस वन, ठीक, इंटू यहाँ पे वन अपान टी टू दी पावर गामा अपान गामा माइनस वन, और इंटू हो जाएगा यहाँ पर माइनस का गामा माइनस वन, ठीक। ये गामा माइनस वन से गामा माइनस वन कट जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P टू दी पावर वन माइनस गामा इंटू वन अपान टी टू दी पावर, कितना बच जाएगा, गामा माइनस वन से गामा माइनस वन कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस गामा, ठीक, बराबर कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा P टू दी पावर वन माइनस गामा इंटू टी टू दी पावर गामा बराबर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने निकाल लिया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल लिया कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक। तो ये आ गया P और T के बीच में रिलेशन, ठीक। तो P और T के बीच में रिलेशन देखा हम लोगों ने कि P और T के बीच में क्या रिलेशन आया, तो ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, इस रिलेशन को याद रखना है। तो कौन कौन सा रिलेशन याद रखना है, एक रिलेशन ये PV के पावर गामा बराबर कांस्टेंट, दूसरा रिलेशन TV के पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट, और तीसरा रिलेशन ये हो जाएगा P टू दी पावर वन माइनस गामा इंटू T टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग, अगर हम प्रोसेस 1 से 2 की बात करें तो प्रोसेस 1 से 2 जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और प्रोसेस 3 से 4 जो है वो क्या है, प्रोसेस 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, प्रोसेस 2 से 4 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन है, और प्रोसेस 4 से 1 जो है वो आइसोबारिक हीट एडिशन है। तो प्रोसेस 1 से 2 की अगर हम बात करें तो प्रोसेस 1 से 2 में चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम इस पर लगा सकते हैं रिलेशन फॉर प्रोसेस 1 से, ठीक। तो प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो जाएगा, P और T का यदि हम रिलेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, P1 टू दी पावर वन माइनस गामा इंटू T1 टू दी पावर गामा बराबर P2 टू दी पावर वन माइनस गामा इंटू T2 टू दी पावर T2 टू दी पावर गामा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, T1 अपान T2 टू दी पावर गामा बराबर यहाँ पे P2 अपान P1 टू दी पावर वन माइनस गामा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा T1 अपान T2 टू दी पावर गामा इक्वल टू P2 बाई P1 टू दी पावर वन माइनस गामा। तो यहाँ से आ जाएगा T1 अपान T2 बराबर P2 बाई P1 टू द पावर वन माइनस गामा डिवाइडेड बाई
गामा। ये तो पहला पहलू हो गया। कौन सा हो गया? पहला। ठीक, चलिए नेक्स्ट दूसरा, यदि हम प्रोसेस की बात करें, फॉर प्रोसेस कौन सा प्रोसेस था जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही थी? तो देखेंगे तो प्रोसेस 4 से 1। ठीक, प्रोसेस 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन और 3 से 4 में एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक, तो प्रोसेस कौन सी हो गई? 3 से 4। तो फॉर प्रोसेस 3 से 4। ठीक, तो प्रोसेस 3 से 4 में जो है ये हो जाएगा P3 टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू T3 टू दी पावर गामा बराबर P4 टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू T4 टू दी पावर गामा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा T3 बाई T4 टू दी पावर गामा बराबर P4 अपान P3 टू दी पावर 1 माइनस गामा। तो यहाँ से आ जाएगा T3 अपान T4 बराबर P4 अपान P3 टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा। अब आइए, अब आएगा ट्विस्ट। अब देखना है इसमें, देखिए यदि हम ये देखें, इस चीज़ को गौर करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाना है। और गौर क्या फरमाना है कि यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रेशर, ये है डॉटेड लाइन, और इस डॉटेड लाइन को देखिए, प्रेशर जो है P1 और P4 बराबर है और P2 और P3 क्या है? बराबर है। यानी कि P1 बराबर P4 है और P2 बराबर क्या है? P3 है। ठीक, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? P1 बराबर P4 और P2 बराबर P3 है। तो P2 बराबर P3 है और P1 बराबर P4। तो देखिए अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं T3 अपान T4 इक्वल टू P1 बराबर P4 है, तो P4 की जगह पे क्या रख दें? P1, और P2 बराबर क्या है? P3, तो यहाँ पे क्या रख दें? P2 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा। ठीक, अगर हम इसको क्या कर दे? उल्टा कर दे, तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T4 अपान T3 बराबर ये हो जाएगा P2 बाई P1 टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा। इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हो गया कौन सा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहले भाई साहब है और दूसरे भाई साहब। ठीक है, दोनों लोगों को क्या कर देंगे हम यहाँ से? इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बिल्कुल इत्मीनान से बात करेंगे हम लोग। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे से क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि भाई राइट हैंड साइड दोनों में बराबर है, और यदि राइट हैंड साइड दोनों में बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि T1 अपान T2 बराबर T4 अपान T3। आ गई बात। COP का फॉर्मूला पे चलते हैं, इसी की ज़रूरत थी, और इसकी ज़रूरत जो थी COP की फार्मूला क्या है? 1 अपान T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T4 माइनस 1। और ये किसके बराबर है? इसको बराबर भी तो कर दिया जाए, नहीं नाराज हो जाएगा ये। क्या कर दें यहाँ पर? P2 अपान P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा कर दिया। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? ये P2 बाई P1, अच्छा यहीं बता ही देते हैं। P2 बाई P1 क्या है? देखिए P2 और P1 कंप्रेशन रेशियो है कि कितना प्रेशर था और कितने प्रेशर तक क्या किया गया है? कंप्रेस किया गया है। इसको कितने प्रेशर तक? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो कितने प्रेशर तक कंप्रेस किया गया है, तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, RP बराबर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं RP टू दी पावर, ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा। ठीक, RP टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक, COP का जो फॉर्मूला आया था, COP का फॉर्मूला आया था 1 अपान, ठीक, 1 अपान क्या आया था? T2 अपान T3
T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T4 माइनस का 1। ठीक, तो ये आया था T2 माइनस का T3 डिवाइडेड बाई T1 माइनस का T4 और माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा COP बराबर, ठीक, 1 अपान, यहाँ से अगर हम T1 या फिर यहाँ से अगर हम T2 कॉमन कर लें, यहाँ से अगर हम T2 कॉमन कर लें ऊपर से, तो T2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस T3 बाई T2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर हम T1 कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस T4 अपान T1, यही तो बचेगा, और माइनस का 1। ये है पूरा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए T3 बाई T2, T3 इधर ले जाएंगे तो T3 बाई T2 और ये हो जाएगा T4 अपान T1, ये दोनों बराबर है तो इसलिए ये पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, COP बराबर आ जाएगा 1 अपान, यहाँ पे बचेगा T2 बाई T1 और माइनस का 1, जबकि हम लोगों के पास क्या है, T1 अपान T2 की वैल्यू क्या है, इतनी है। ठीक है, तो T2 बाई T1 का मान क्या हो जाएगा, ठीक, तो T2 बाई T1 का मान, तो यहाँ से जो है अगर देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला है कि T1 अपान T2 बराबर RP टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा, तो यहाँ से T2 बाई T1 बराबर हो जाएगा 1 अपान RP टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं T2 बाई T1 बराबर RP टू दी पावर, ये माइनस कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा गामा माइनस 1 अपान गामा, ऊपर नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आ ही गया है ये COP बराबर 1 अपान, यहाँ पे आ जाएगा T2 बाई T1 की वैल्यू हो जाएगी RP, ठीक, टू दी पावर गामा माइनस 1 अपान गामा और माइनस का 1। ठीक, ये वैल्यू गामा माइनस 1 अपान गामा, और ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं ऐसे 1 अपान, ठीक, थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं, ये हो जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया COP, आ गया कि नहीं, प्रेशर के फॉर्म में आ गया, प्रेशर के फॉर्म में ये COP आ गया, और ये आ गया जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसी को निकालने की कोशिश कर रहे थे और पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स घुसा पड़ा है इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आ गया COP बराबर 1 अपान RP टू दी पावर गामा माइनस 1 अपान गामा और माइनस का 1, RP टू दी पावर गामा माइनस 1 अपान गामा और माइनस का 1, तो ये हो गया COP ऑफ बेल कोलेमन साइकिल, ठीक, या फिर रिवर्स जूल साइकिल या फिर रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कुछ भी नहीं किया गया है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। इसमें 3 रिलेशन निकाला गया है, इसमें PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, एडियाबैटिक रिलेशन में PV रिलेशन है, TV की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, और एक रिलेशन इधर आया हुआ है P टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू दी पावर 1 T टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये तीनों रिलेशन को याद रखिएगा, बहुत कहीं पे भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया रेफ्रिजरेशन, बेल कोलेमन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर बेल कोलेमन साइकिल। ठीक, बेल कोलेमन साइकिल पे कार्य करने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात किया हम लोगों ने। अब जो है हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस पर कौन सा रेफ्रिजरेटर काम करता है। ठीक, इस साइकिल पर तो यहाँ पर जो हो जाएगा, नोट में कुछ पॉइंट्स होंगे, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ये वर्क्स ऑन बेल कोलेमन साइकिल, वर्क्स ऑन
बेल कॉलेमन साइकिल। ठीक, ये किस साइकिल पे काम करता है? बेल कॉलेमन साइकिल पे काम करता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, इसी साइकिल पर काम करेगा। और इस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो सीओपी होती है काफ़ी कम होती है। ठीक है, सीओपी ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सीओपी ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज वेरी लो। क्या होता है? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी बहुत कम होती है, इसलिए जमीन पर जो है, पृथ्वी की सतह पर इसका प्रयोग जो है ना के बराबर होता है। सो इट्स यूज ऑन द अर्थ, सो इट्स यूज ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस इज वेरी लो, पृथ्वी की सतह पर इसका उपयोग ना के बराबर होता है। तो भाई होता कहाँ पे है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग? तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। कहाँ यूज होता है? एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन मतलब कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उड़ रहा होगा ना हवा में, वहां पे प्रयोग होगा। जैसे ही ये बोला गया कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग होता है, तुरंत दिमाग में आएगा कि भैया जब वो ऊपर उड़ रहा है, पृथ्वी की सतह पे नहीं है, तो बचपन में पढ़ाया गया था कि प्रति जो है 100 मीटर ऊपर जाने पर, यदि हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में 0.64 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने लगे तो प्रति 100 मीटर की डिस्टेंस पर जो है 0.64 मीटर जो है टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर कम होता है। ठीक, टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर कम होता है, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है एयर की। ठीक, तो जब वो खुद ठंडा होता है तो भाई कहाँ से ठंडा करने की ज़रूरत है? ठीक है, क्यों ठंडा करेंगे, किस लिए ठंडा करने की ज़रूरत है? ठीक है, तो अब बताएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, किस लिए ठंडा करने की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नीड ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन एयरक्राफ्ट। क्यों नीड होता है? नीड ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, नीड ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, नीड ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन, नीड ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। ठीक, एयरक्राफ्ट में जो है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक, इन एयरक्राफ्ट। ठीक, ये बात हो गई नीड ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन एयरक्राफ्ट। ठीक, तो चलिए क्यों यूज होता है? ठीक है, तो हम इसमें अगर पहला रीजन की बात करें, फर्स्ट रीजन, यदि पहले रीजन की बात करें तो पहला रीजन को जो है क्या होगा? इसमें जो होगा ह्यूमन, ड्यू टू ह्यूमन प्रेजेंस, ड्यू टू ह्यूमन प्रेजेंस। ठीक है भैया, एक दिन हमने बताया था, क्या बताया था कि ये आदमी जो है चलता फिरता उष्मा की मशीन है, हीट की मशीन है। कहीं पे यदि ठंडा करना है, अरे गर्म करना है, तो बहुत लोगों को भीड़ इकट्ठा कर दो, गर्म हो जाए, क्योंकि लगातार हीट क्या हो रही है, निकल रही है शरीर से बाहर, और वही हीट जब रिजेक्ट नहीं हो पाती है ना तो गर्मी लगने लगती है। ठीक है, तो लोग बेचैन होने लगते हैं। ठीक है,
तो हीट निकलनी चाहिए शरीर से। तो आदमी चलता फिरता उष्मा की मशीन है, हीट की मशीन है। तो जब उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, कौन कौन बैठा है इसमें? इसमें जो बैठा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है पैसेंजर्स। ठीक, इसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। इसमें जो बैठे हुए हैं वो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो है पायलट है। ठीक, पायलट है। उसके बाद जो है होस्ट्स हैं, एयर होस्ट्स। ठीक, ये सब है। तो ये सब के सब जो है क्या करेंगे, इन सब के कारण जो है क्या जनरेट होगी, इसमें हीट जनरेट होगी। तो हीट जो जनरेट हो रही है भैया, उस हीट को क्या करना पड़ेगा, उस हीट को क्या करना पड़ेगा कि उस हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या है सोर्सेस, हीट के जनरेट होने के और सोर्सेस क्या है? तो और सोर्स जो होगा हीट के जनरेट होने का, हीट के जनरेट होने का और जो सोर्स होगा वो सोर्स ये होगा कि ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन, ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन। भैया जब एयरक्राफ्ट जो है बहुत तेजी से चल रहा है तो एयर का फ्रिक्शन आ रहा है ना उस पर, और एयर का फ्रिक्शन आ रहा है जिसके कारण जो है वो गर्म हो रहा है, पूरी बॉडी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। ठीक है, तो पूरी बॉडी गर्म हो रही है, तो पूरी बॉडी गर्म हो रही है, तो गर्म हो रही तो उस हीट को निकालना पड़ेगा ना। अगर नहीं निकाला गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जानते हैं आप कि यदि किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। सबसे पहली बात कि उसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होने लगेगी, तमाम प्रकार की दिक्कतें होने लगेगी। तो ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन। इसके अलावा जो है स्किन फ्रिक्शन के अलावा और क्या होगा, और किसके कारण हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्यू टू, एक मिनट, ड्यू टू एक तो स्क्रीन फ्रिक्शन हो गया, और ड्यू टू ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। ठीक, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस यानी कि उसमें लगा रहता है ना जिससे बादलों से देखते हो इधर उधर। ठीक है, तो उससे भी क्या हो रहा है, हीट आ रही है। ठीक है, मतलब कि जो हीट को पार कर दे उससे क्या होगा, अंदर की ओर हीट एनर्जी आएगी, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट, मतलब उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा सोलर रेडिएशन होगा। इसके अलावा क्या होगा, सोलर रेडिएशन। इसके अलावा जो है सोलर रेडिएशन होगा, सोलर इसके अलावा जो है सोलर रेडिएशन होगा। ठीक, इसके अलावा सोलर रेडिएशन होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, सोलर रेडिएशन। तो इन सभी रीजन्स की वजह से क्या करना पड़ेगा, इन सभी रीजन्स की वजह से जो है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वहाँ पे यूज होता है। अब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्यों यूज होगा, ठीक है, समझ में आ गया कि क्यों एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एयरक्राफ्ट में यूज होगा, क्योंकि पैसेंजर्स होंगे, पायलट होंगे, और भी जितने प्रकार के लोग होंगे सब हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, गर्मी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वहाँ पे लगाना पड़ेगा। एरोप्लेन बहुत तेज गति से चल रही है, उसके स्किन पर एयर का फ्रिक्शन है, तो एयर के फ्रिक्शन के कारण उसका पूरा का पूरा बॉडी गर्म हो जाएगा, इसके कारण भी चाहिए। उसके बाद ट्रांसपेरेंट ग्लासेस यदि लगे हुए हैं तो उससे जो है हीट एनर्जी बाहर अंदर आ रही है, यदि हीट एनर्जी अंदर आ रही है तो उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सोलर रेडिएशन होगा, तो सोलर रेडिएशन के कारण जो है वहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सभी रीजन की वजह से क्या करना पड़ेगा, हमको एयरक्राफ्ट में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब बात आई कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट के रूप में इसमें एयर का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें कि वाई
एयर इज यूज्ड, क्यों एयर यूज किया जाता है? वाई एयर इज वाई एयर इज यूज्ड, वाई एयर इज यूज्ड, ये है टॉपिक। ठीक, एयर क्यों प्रयोग किया जाता है, वाई एयर इज यूज्ड। तो पहला रीजन है कि इजीली अवेलेबल, क्या है? इजीली अवेलेबल। ठीक, एयर क्या है? इजीली अवेलेबल है। दूसरा, ठीक, नो टॉक्सिक, नो टॉक्सिक, कोई जहरीलापन नहीं होता इसमें। ठीक है, और तीसरा, नो कॉस्ट। ठीक, और चौथा, लाइट वेट। चौथा क्या होगा? इन सभी रीजन्स की वजह से क्या यूज होगा? एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में, एयर रेफ्रिजरेशन में वर्किंग सब्सटेंस के रूप में जो है एयर यूज होता है। ठीक, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस के रूप में एयर यूज होता है। भैया यदि एयर यूज होगा, एक तो इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कहीं और जाकर के एयर बटोर के ले आना है, इकट्ठा करके ले आना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहरीलापन होता नहीं है। ठीक है, नो कास्ट, कास्ट नहीं लोगा, ऐसा नहीं है कि एयर यूज कर लिए तो कोई बिल मांगने आएगा कि भैया इतना बिल आ गया है दे दो, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और हल्का होता है। भाई रेफ्रिजरेंट यदि कोई भारी चीज़ ले लोगे तो उसी को लेके उड़ रहे हो, तो आदमी को लेके तुम क्या ही उड़ोगे, इसलिए हल्की चीज़ होनी चाहिए ना। तो एयर हल्का होता है, इसलिए उसका खुद का वेट कम होता है, इसलिए ये जो है सूटेबल होता है। ठीक है, तो इन सब रीजन्स की वजह से जो है एयरक्राफ्ट में जो है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। ठीक, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बात करेंगे और कैसे काम करता है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको अगर बात करें तो इसमें मेनली जो है पहला होता है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या होता है? सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, दूसरा जो होता है इवापरेटिव, इवापरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इवापरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन, इवापरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, इसके बाद तीसरा होता है बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप। ये बूट स्ट्रैप वही है जूता फीता सिस्टम, बूट मतलब जूता और स्ट्रैप मतलब फीता, बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और इसके बाद जो है चौथा होता है इवापरेटिव, बूट स्ट्रैप इवापरेटिव, बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप इवापरेटिव, इवापरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम।
इतने प्रकार का एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखना है हम लोगों को, ठीक है। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और बूट स्ट्रैप इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, पहला वाला समझना है, उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन है और रियल फील आएगा कि क्यों किया जा रहा था। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोबारिक हीट एडिशन, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें क्यों ही जरूरत थी, क्या पड़ी थी हमको, क्यों करेंगे ये सब, ठीक है। तब से ये सब चीज़ें चल रही थी, अब जो है इस चीज़ को फील करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहला हम बात करते हैं इसमें, पहला फर्स्ट, यदि हम पहले वाले की बात करें तो पहला वाला जो है, ठीक, पहला वाला है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक, इसकी बात करेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या क्या होगा। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो सारी प्रोसेसेस होंगी जिन प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं पहले, ठीक, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बात करें तो इस तरीके की बॉडी होगी, ठीक, ऐसा, ठीक है। और फिर कैसा होगा, यहां से ये ऐसा। फिगर बनाते बनाते ही क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या रीजन है ऐसा करने का, ठीक है। चलिए यहां से इसका जो डिजाइन है, यहां से इसका जो डिजाइन है वो डिजाइन जो है डाइवर्जिंग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर थोड़ा सा जो है, ठीक, यदि हम इसके डिजाइन को डाइवर्जिंग कर देंगे ऐसे, ठीक, तो डाइवर्जिंग कर देंगे तो जब इसमें जो है एयर घुसेगी अंदर, तो जब एयर इसमें अंदर घुसेगी तो डाइवर्जिंग एक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन के कारण इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एयर जो है, यहाँ से एयर अंदर घुसने वाली है, ठीक, ये एयर, एयर जो है यहाँ से अंदर आएगी, ठीक। एक बार समय दे के पढ़िए बढ़िया से कि बार बार पढ़ना ना पड़े, ठीक है। जल्दीबाजी कोई नहीं है, जल्दीबाजी करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक। यहाँ से एयर आएगी, जब यहाँ से एयर आएगी तो यहाँ पर डाइवर्जिंग सेक्शन के कारण इसका प्रेशर हल्का सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये जो एयर आ रही है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि ये एयर आई, ठीक, ठीक है, ये एयर आई यहाँ से। अब इस एयर का क्या करना है, अब ये जो एयर होगी, इस एयर को यहां से जो है, इस एयर को ऐसा करेंगे कि कुछ पोर्शन जो है इसका निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से इस एयर का कुछ पोर्शन जो है, पूरा तो नहीं निकालेंगे बट कुछ पोर्शन यहां से निकाल लेंगे और बाकी का पोर्शन जो है कहां जाएगा, आगे जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। बाकी का पोर्शन जो है आगे जाएगा और ये पोर्शन जो है यहां से जा करके और ये जाएगा कंप्रेसर में, ये जाएगा कंप्रेसर में, ठीक। ये आ गया कंप्रेसर में, ठीक है। अब इस कंप्रेसर से ये कंप्रेस होकर के निकलेगा, ठीक है। कंप्रेसर से जो है ये कंप्रेस होकर के यहां से निकलेगा इधर से, ठीक। थोड़ा सा जो है इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक, और यहां से ये निकलेगा, ठीक, ये कंप्रेसर से निकल गया, ठीक है।
ठीक, ये आ गया। ठीक है, ये कंप्रेसर से निकल गया। अब कंप्रेसर से निकलने के बाद फिर से वही होगा कि इसका कुछ पोर्शन जो है यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, कुछ पोर्शंस को यहाँ से निकाल लेंगे और बाकी के जो पोर्शन है उस पोर्शन का यहाँ से कुछ पोर्शन निकाल लेंगे और बाकी का जो पोर्शन होगा उस पोर्शन को यहाँ से कुछ पोर्शन यहाँ पे निकाल ले। दो चीज़ें निकाल लिया। अब यहाँ से जो है जो चीज़ निकली हुई है इसको भेजेंगे यहाँ पर कंबसन चैम्बर में। यहाँ पे कंबसन चैम्बर होगा। ठीक, और इस कंबसन चैम्बर में इसका कंबस्चन होगा। ठीक है, और कंबस्चन होने के बाद, ठीक है, कंबस्चन होने के बाद ये एयर जो है यहाँ से जाएगी और कहाँ जाएगी, ये जाएगी यहाँ पर टरबाइन में। ठीक, ये एयर जो है यहाँ पर टरबाइन में जाएगी। ठीक, एक मिनट। बस इसी में समय लग रहा है। ठीक है, बाकी जो है आसानी से हो जाएगा, जल्दी से यही फिगर होगा, बस थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा तो जल्दी से बना लेंगे उसको। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा टरबाइन। ठीक, इससे जो है टरबाइन चलेगी। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पर, इसको जो है थोड़ा सा ये बेकार लग रहा है, इसको ऐसे ही बना देते हैं। ठीक, और यहाँ भी इसको ऐसे ही बना देते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अभी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, ये जो है पूरा का पूरा एक इसमें रहता है, किसमें रहता है, ये पूरा का पूरा जो है एक ऐसे टैंक में रहता है। ठीक है, ठीक, ये आ गया। ठीक है, और ये जो एयर आ रही है यहाँ पर जो है इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हाँ, इसका जो है कहाँ चला गया, चलिए ठीक है। ठीक, इसको भी ले आ दिया किस में, इसी में। इसको किस में ले आया, इसको भी जो है इसमें ले आया। ठीक, और अब जो है ये यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक, यहाँ से निकलने के बाद ये किस में जाएगी, अब ये जो है टरबाइन में जाएगी। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये जाएगा किस में, टरबाइन में।
ये आ गया कहाँ, टरबाइन में, ठीक। और टरबाइन से निकलने के बाद, एक्सपेंशन के बाद, अब ये जाएगा किस में, अब ये जाएगा केबिन में, ठीक। तो यहाँ पर जो है केबिन बना हुआ है, जहाँ पर ठंडा करना है वहाँ जाएगा ये, ठीक। और इसमें से हो करके पूरा ये क्या हो जाएगा, इधर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है पूरा एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब आइए अब इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है वास्तव में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में देखते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि एयर आई, ठीक है, ये 1 पॉइंट है, ये 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर है, ठीक है, ऊपर। यहाँ से एयर जो है रैमिंग इफेक्ट के कारण कहाँ आई, 0.2 पर, और इस 0.2 पर जो है इसका प्रेशर जो है थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, और प्रेशर बढ़ने के बाद इस एयर के थोड़े से पार्ट को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया पहले ही। बाकी का जो एयर होगा, इसमें हम एरो बनाते चल रहे हैं, ये ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, ठीक। ये आया इधर कंप्रेशर में, ठीक है, और इस कंप्रेशर से, ठीक है, इस कंप्रेशर से जो है क्या होगा, इस कंप्रेसर से इस एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो ये एयर जो है जो बची हुई, बाकी की एयर, कुछ एयर तो इधर आ गई है, बाकी की एयर इधर जा रही है, इसको कंप्रेसर में यहाँ से क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करने के बाद ये यहाँ आएगा। कंप्रेस करने के बाद जब एयर आई तो कुछ एयर को हम क्या कर लेंगे, निकाल के ले लेंगे, और बाकी के एयर को हम भेज देंगे इधर। ये क्या है, कंबसन चैम्बर, कंबसन चैम्बर, कंबसन चैम्बर, ठीक। यहाँ पर जो है फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा, और एयर जो होगी गर्म होगी, हाई प्रेशर की एयर होगी, और यहाँ पर जो है जब बर्न होगा कंबसन चैम्बर में तो हीट ऐड होगी, और हीट ऐड होकर के फिर यहाँ पर जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो एयर होगी फिर से यहाँ पे जाएगी और टरबाइन में जो है एक्सपेंड करेगी। और जब टरबाइन में ये पूरा का पूरा एक्सपेंड करेगी तो यहाँ पर जो है वर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वर्क प्रोड्यूस होगा तो इस वर्क के द्वारा, ये वर्क प्रोड्यूस होगा तो इस वर्क के द्वारा जो है, एक मिनट, अब ठीक है, ठीक। इसको जो है ठीक, ठीक है। अब इसको जो है इसी पर क्या कर देते हैं, इसको जो है इसी पर ऐसे जोड़ देते हैं शाफ्ट को, कि इस टरबाइन के पावर से क्या करता है, इसको चलाता है, इस टरबाइन के पावर से इसको क्या करता है, चलाता है, ठीक है। ये फिगर को रखे रहेंगे, ठीक है, ये फिगर ही यूज होगा आगे जो है, बाकी के चारों जो है बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग गया, कोई बात नहीं। तो देखिए हम लोगों ने क्या बात किया था, यहाँ से एयर रैमिंग इफेक्ट के कारण आई, इसका कुछ प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। प्रेशर बढ़ने के बाद, ठीक है, इसको भेजा गया कहाँ, इसके कुछ पार्ट को निकाल लिया, बाकी के पार्ट को कंप्रेसर में भेज दिया, कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ, ये हाई प्रेशर की कंप्रेस्ड एयर है, इसका भी कुछ पार्ट इधर ले लिया, कुछ पार्ट को कंबसन चैम्बर में भेज दिया। यहाँ पर जो है फ्यूल बर्न हुआ, और फ्यूल बर्न होने के बाद, ठीक, फ्यूल जो है बर्न होने के, फ्यूल जो है बर्न होने के बाद, ठीक, फ्यूल के बर्न होने के बाद जो है यहाँ पर ये एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होकर मैकेनिकल वर्क देगा, और मैकेनिकल वर्क देके ये क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और इसी शाफ्ट से यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रहा है, इस पावर से ही ये क्या चलेगा, कंप्रेसर चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो इधर तो ये इंजन को चलाने के लिए ये पूरी प्रोसेस आती है, हमको ये है इधर जो है, इधर जो है पूरा का पूरा क्या है, हमारा रेफ्रिजरेशन वाला सिस्टम है जो हमने निकाल रखा है। इसमें क्या है, हाई प्रेशर की एयर है, इसके अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर है, ठीक। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर जो है इसमें है, और इसी में
जो है ये क्या आ रही है, इसी के अंदर जो है ये वाली एयर आ रही है, ठीक है, इसी के अंदर जो है ये वाली एयर जो है आ रही है, और इस एयर के कारण जो है पूरा का पूरा जो है ये, चूंकि ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं है, जिस एयर को हमने क्या किया था पहले ही निकाल लिया था, ये एयर जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं है, तो इसलिए इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये इसकी अपेक्षा ठंडी है, इसलिए यहाँ पर क्या करेगी, इसके टेम्परेचर और प्रेशर को क्या, इसके टेम्परेचर को गिरा देगी, हीट क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, और रिजेक्ट करके जो है यहाँ से निकल जाएगी, इधर से ये क्या होती चली जाएगी, निकल जाएगी, और इसके टेम्परेचर को गिरा देगी, इसका प्रेशर सेम रहेगा, जो ये पाइप में एयर है इस एयर का टेम्परेचर गिर जाएगा, प्रेशर वही रहेगा। इसके बाद जब यहाँ से ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की जो एयर होगी ये कहाँ एंटर करेगी, टरबाइन में, और हम लोग जानते हैं कि टरबाइन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो जब टरबाइन में एक्सपेंशन होता है तो जब यहाँ से ये एक्सपेंड होकर निकलेगी तो इसका प्रेशर गिर जाएगा और टेम्परेचर और ज़्यादा गिर जाएगा, यानी कि काफ़ी ठंडी हो चुकी होगी, और जब ये ठंडी एयर को सीधा हम कहाँ भेज देंगे, इस ठंडी एयर को हम सीधा सीधा कहाँ भेज देंगे, केबिन में। अब ये ठंडी एयर केबिन में जाएगी तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिस प्रकार की भी हीट आ रही है, इस पूरी हीट को निकल करके और ये कहाँ लेके चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में लेकर के चली जाएगी। तो ये क्या है, केबिन है, ये है केबिन, ठीक। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा समय लगा बट क्लियर डायग्राम बन जाता है तो चीज़ें समझ में आ जाती है। ये कंबसन चैम्बर है, ये क्या है, ये जो है टरबाइन है, ये जो है टरबाइन है जो कि एक्सपेंशन के बाद वर्क प्रोड्यूस करती है, और ये क्या है, ये कंप्रेसर है, ठीक है, कंप्रेसर, मैकेनिकल कंप्रेसर है, और ये जो है डाइवर्जिंग सेक्शन है, ये क्या है, डाइवर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन, और इसी डाइवर्जिंग सेक्शन के कारण यहाँ पर इसका कुछ जो है प्रेशर बढ़ जा रहा है, कुछ प्रेशर इसका बढ़ जा रहा है इस डाइवर्जिंग सेक्शन के द्वारा। तो बिना कंप्रेसर का जब प्रेशर बढ़ता है डाइवर्जिंग सेक्शन के कारण तो उसको बोलते हैं रैमिंग इफेक्ट। तो 1 से 2 में जो प्रेशर बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे, रैमिंग इफेक्ट, और इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। ये क्या है, हीट एक्सचेंजर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो हीट एक्सचेंजर है, ठीक, ये है हीट एक्सचेंजर। और ये क्या है, यहाँ पे ये लगी हुई है टरबाइन, ठीक, टरबाइन, ठीक है। तो ये बात होगी। अब यहाँ पर जो है एक फैन लगा देते हैं, और इस टरबाइन से जो पावर जनरेट होती है, यहाँ से ये जाएगा, ये एक्सपेंड करेगा, तो इस टरबाइन से कुछ पावर जनरेट होगी, ठीक है, इस टरबाइन से जो है कुछ पावर जनरेट होगी, और इस पावर से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पावर जनरेट होगी इस पावर से हम यहाँ पर एक फैन लाके लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है एक फैन लगा देते हैं, यहाँ पर एक फैन लगा देते हैं, और ये फैन क्या करता है, इस एयर को खींच करके क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये एयर इसको कूल करते हुए क्या करती है, बाहर निकल जाती है, एयर जो है इसको कूल करते हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब यदि इसका टीएस डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसका टीएस डायग्राम दिखाते हैं हम आपको, ठीक, इसका जो है टीएस डायग्राम हम आपको दिखाते हैं कि इसका टीएस डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक। तो देखिए इसका टीएस डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो गया टी और एस, इस पे हो जाएगा टी और इस पे हो जाएगा एस, ठीक है। इस पर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कुछ ऐसे होती है, ठीक, अरे कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कह रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है कुछ ऐसे होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए 1 पर क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, ठीक है। तो 1 पर जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है तो यहाँ से देखेंगे कि 1 से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये ऐसे गया, 1 से कहाँ चला गया 2, बिल्कुल रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी कि आइसेंट्रोपिक होगा, ठीक है, 1 से 2। बट ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कहने के लिए, बट यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण हीट ऐड हो जाती है, अरे इससे रगड़ते हुए जाएगा ना, तो फ्रिक्शन के कारण हीट ऐड होगी, तो थोड़ा सा एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा एंट्रोपी बढ़ेगा तो रियल में जो है ये जो है इसका जो प्रेशर है
ये जो है जितना आइडियल में बढ़ता है उससे कम रियल में बढ़ता है, यानी कि ये जो है ऐसे कर देंगे यहाँ पर, ठीक। ऐसे मान लेंगे कि यहाँ पर कोई लाइन है, ठीक है, और ये जो है यहाँ से ऐसे यहाँ पे आता है, ठीक। तो रियल में जो होता है वो रियल में कुछ ऐसा होता है कि इसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, ऐसे बढ़ जाती है। देख रहे हैं क्या है, ये पॉइंट 1 है, ठीक, और ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 2 डैश है। तो आइडियल ये है कि आइसेंट्रोपी कांस्टेंट एंट्रोपी होती है, बट रियल में क्या होता है, एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद 1 से 2 हो गया, 2 के बाद ये कहाँ जाता है, कंप्रेशन में जाता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। तो आइसेंट्रोपिक यानी कि कांस्टेंट एंट्रोपी पर कंप्रेशन होगा इसका। तो कांस्टेंट एंट्रोपी पर जब इसका कंप्रेशन होगा, तो कांस्टेंट एंट्रोपी पर जब इसका कंप्रेशन होगा तो देखेंगे कि ये जो है यहाँ से ऐसे जाएगा। तो आइडियल ये है कि यहाँ से ये ऐसे जाएगा, बट यदि हम रियल की बात करें तो रियल में फिर से वही कहानी होगी कि थोड़ी सी इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये है रियल, ठीक है, हीट ऐड हो जाएगी, ठीक, हीट ऐड हो जाएगी तो ये रियल हो जाएगा, ठीक। तो 1 से 2, ठीक, और 2 डैश, 1 से 2, 2 से 2 डैश, और 2 डैश से यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3 डैश, ठीक। तो कहाँ चला गया, 1 से 2, रैमिंग इफेक्ट के कारण जो है प्रेशर बढ़ा, ठीक है, और प्रेशर बढ़ने के बाद ये कहाँ गया, कंप्रेशन में। कंप्रेशर में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होगी, यहाँ पर रिजेक्ट होगी। यहाँ पर जो है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी। हीट जो होगी कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि इसके प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जो पहले की ठंडी एयर है इसको क्या कर रही है, कूल कर रही है। पहले की ठंडी एयर जो है इसको कूल कर रही है, और इसको कूल करके और इधर निकल जा रही है। तो इस जो नली में, इस ट्यूब में जो एयर बह रही है, इस एयर के प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट होगी। और जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है, तो जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है तो क्या होता है, जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है तो उस केस में जो है एंट्रोपी घटता है और टेम्परेचर भी क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो ये आ गया 3 से कहाँ आ जाएगा, 4 पे, ठीक। और 4 के बाद ये 3 से आ गया 4 पे, और 4 के बाद जो है ये यहां पर मान लीजिए कि एक और टेम्परेचर लाइन है ऐसे, ठीक है। 4 के बाद जो है ये कहाँ जाएगा, 4 के बाद जा रहा है टरबाइन में, ठीक है। 4 के बाद जो है ये टरबाइन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा इसका, और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, ठीक। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जब इसका होगा तो ये एक्सपेंशन ऐसे होगा, ठीक। और यहाँ से निकलने के बाद बहुत लो प्रेशर होगा इसका, ठीक है। और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। ये जो है कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक। यहाँ से ये ड्रॉप होगा, ठीक है। इसका प्रेशर जो है ड्रॉप हो जाएगा, बट प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, ठीक। तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं ड्रॉप करा सकते हैं, ठीक है। कितना करेगा ये, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। तो इसके बाद जो है ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ से चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 से 5 और 5 से 6, ठीक। या फिर इसको जो है यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ से जो है ऐसे आया और यहाँ से जो है ये ऐसे चला गया, 4 से 5 और 5 से 6 एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है। तो कूलिंग कर दिया। ये समझ में आया कि कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं है। एक लाइन में अगर देखा जाए तो यहाँ से आया, इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा, ठंडी हवा को थोड़ा सा रख लिया हमने, फिर यहाँ पर कंप्रेशन में कंप्रेस किया तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया। तो यहाँ पे एयर जो है गर्म हो गई, प्रेशर बढ़ गया। अब इस हाई प्रेशर की एयर को पहले वाली ठंडी एयर से क्या कर दिया, कूल कर दिया, और बाकी बची एयर को इधर कंबसन चैम्बर में इंजन को चलाने के लिए भेज दिया। अब इसको क्या करेगा, ये कूल करेगा और इसका प्रेशर मेंटेन रहेगा। कूल करने के बाद ये जो एयर ठंडी एयर थी उसको क्या करेगा, इधर से निकाल देगा। यहाँ पर जो ये एयर है, ये एयर जो है यहाँ से क्या हो जाएगी, ठंडा करने के बाद
बाहर निकल जाएगी। उसके बाद ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की एयर होगी। यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो हाई होगा और टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की एयर को टरबाइन में एक्सपेंड कराएंगे तो इसका प्रेशर लो हो जाएगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की एयर को क्या करेंगे, हम कैबिन में भेजेंगे। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको ठंडी ठंडी हवा लगेगी और उसके बाद ये यहाँ के बैठे हुए लोगों को हीट ले करके और फिर क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जैसे जैसे हीट लेगा एंट्रोपी बढ़ेगी और एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका टीएस डायग्राम और ये है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये है पूरा सिस्टम। ठीक, ठीक है, चलिए तो अब जो है ये चीज जो है पूरा का पूरा, अब इसके बाद जो है बिल्कुल इसमें थोड़ा थोड़ा बस मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। तो बाकी की आगे वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक में इवापोरेटिव टैंक जोड़ दिया जाता है और एक में यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो बूट स्ट्रैप बोल देते हैं उसको। तो ये समझ में आना चाहिए। अगर ये वाला समझ में आया है तो फिर जो है आगे वाला खत्म ही है। उसके बाद हम लोग सीधे जो है पेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर आएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके आगे जो है कल बात करेंगे, अदरवाइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो इसको देखिएगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं उसके हम कल बात करेंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।